इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी की किस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हैं? तो हमारी तरफ से हमारी तैयारी पूर्ण रूप से हो रखी है। हमारा कार्यकर्ता आज सक्षम है। क्या बड़ी बातें हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं? हरियाणा प्रदेश के अंदर 38% बेरोजगारी आ चुकी है। 38% का मतलब ये है कि आज हमारे प्रदेश का लगभग सारा जो युवा है वो आज घरों पे बेरोजगार बैठा है। लगातार हरियाणा के अंदर पेपर हो जा रहे हैं, पेपर बच्चे देते हैं, एग्जामिनेशंस देते हैं, उनके लिए जाते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि लगातार या तो ये लीक हो रहे हैं या ये कैंसिल हो रहे हैं। जो भर्तियां हो भी रही हैं, लगातार जो जॉब्स लग भी रही है, जो ज़्यादातर सरकारी होया करती थी एक टाइम पे, आज वो सारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होगी। तो इंडियन नेशनल लोकदल ऐसा क्या विजन लेकर चल रही है जिससे युवा है जो बाहर नहीं जाएंगे? तो अगर आपको एक शब्द में उसका जवाब दूं तो उसका जवाब होगा उद्योग। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक बिटर ट्रूथ है कि कहाँ 22% तक का वोट था और इस लोकसभा के अंदर 1% से भी नीचे का वोट रहा। अकेला होना मायने नहीं रखता, आपके अंदर लड़ने की क्षमता कितनी है ये मायने रखती है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार आमजन के बीच जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस का दोबारा से सरकार बनाने जा रही है और बहुमत में बनाने जा रही है। जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कांग्रेस में बैठे, उनके रहते हुए कांग्रेस की कभी सरकार बन ही नहीं सकती। उनके जीवन के अंदर आज के दिन सिर्फ 2 लक्ष्य, भाई कैसे दीपेंद्र को मैं आगे कर दूं और कैसे मैं ये जो ईडी की तलवार बीजेपी मेरे ऊपर लटका रही, कैसे ना कैसे करके बीजेपी को प्लेकेट करके जेल जाने से बचाए। चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं, इनको पहले बीजेपी ने आगे करने के लिए बोला कि यहाँ पर अभी समय सही नहीं है, वोटिंग परसेंटेज कम होगा। आपके ही प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि यह गलत है, लेकिन उसके बाद अभय सिंह चौटाला का एक लेटर जारी होता है कि चुनाव को आगे किया जाना चाहिए। कभी आज तक आपने सुना है कि किसी प्रदेश के चुनाव, जहाँ 3 प्रदेशों के चुनाव इकट्ठे होने थे, वहाँ एक प्रदेश के चुनाव तो महीना पहले करा दिए और वहाँ 2 प्रदेशों के चुनाव 3 महीना आगे करा दिए। आप इनको ये बता दो, संविधान आपको या चुनाव आयोग को कहाँ पर ये ताकत देता है, मेरे को वो दिखा दो। हम गलत क्यों? अरे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तुम तो सारा चुनाव नहीं लड़े थे। संविधान 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 किताब लेकर हर जगह घूमे हो कि नहीं घूमे? फिर इन लोगों ने उसका आज आदर मान क्यों नहीं करते? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज़ और पीटीसी न्यूज़ की खास पेशकश स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मौसम में बहुत नमी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। राजनीतिक हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी जोरों शोरों से लगे हुए हैं। कमर कस ली है, लोगों तक जा रहे हैं, घरों तक जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और रोड शो तक कर रहे हैं। आज सभी राजनीतिक गलियारों की चर्चा के लिए और खासकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वरिष्ठ नेता, युवा नेता अर्जुन चौटाला हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी की किस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हैं? बस देखिए जी, हम एक विचारधारा से जुड़े संगठन है, हम ना केवल राजनीतिक हैं बल्कि हमारी एक विचारधारा है जिसको हम आगे बढ़ाने का लगातार काम करते हैं। इस कारण से हम साल में 365 दिन 500 साल हमेशा से एक्टिव रहे हैं, हमेशा से ग्राउंड पर एक्टिव रहे हैं और इसी करके चुनाव की जहाँ तक बात की जाती तो हमारी तरफ से हमारी तैयारी पूर्ण रूप से हो रखी है। हमारा कार्यकर्ता आज सक्षम है, समस्त है और पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए योग्य भी है। क्या बड़ी जो आपकी बातें हैं, जो आप आम जन के बीच जा रहे हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला की बात करें या पिछले दिनों, हालांकि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन उसके बावजूद स्टेज पर दिखाई दिए थे, क्या बड़ी बातें हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं जो आपको लगता है आप आम जन तक जा रहे हैं और अपनी पार्टी की क्या नीतियां हैं जो आप बता रहे हैं लोगों को? देखिए जी, आज एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे प्रदेश के अंदर, जो कि मैं मानता हूँ पूरे प्रदेश के लिए सबसे अहम, सबसे गंभीर विचार करने वाला और सबसे जल्दी एक्शन लेने वाला अगर कोई मुद्दा है तो वो बेरोजगारी का है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 38% बेरोजगारी आ चुकी है। 38% का मतलब ये है कि आज हमारे प्रदेश का लगभग सारा जो युवा है वो आज घरों पे बेरोजगार बैठा है। ऐसा युवा जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, जिसने अपनी पढ़ाई बड़े अच्छे लेवल तक करी है और ऐसा नहीं है कि ये खाली बैठे हैं,
लगातार हरियाणा के अंदर पेपर हो जा रहे हैं, पेपर बच्चे देते हैं, एग्जामिनेशंस देते हैं, उनके लिए जाते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि लगातार या तो ये लीक हो रहे हैं या ये कैंसिल हो रहे हैं। और जब कभी एक दो बार भर्तियां हुई भी है, वो भर्तियां ही बहुत क्वेश्चनेबल तरीक़ों से करी गई है। एक बार तो आपके माध्यम से ही, प्रेस के माध्यम से ही हरियाणा प्रदेश को सबको पता चला था, सबने देखा था किस प्रकार से इनका जो बीजेपी का खर्ची और पर्ची वाला जो है पकड़ा भी गया था, पूरी अटैचियाँ पकड़ी गई थी पैसों से भरी हुई। फिर भी आज तक सरकार ने इनके ऊपर कोई एक्शन लेने का काम नहीं किया। आज भी कहीं पर भी भर्तियां ना तो टाइम से होती हैं, ना सही तरीके से होती हैं, और ना ही कहीं पर ही भर्तियां पक्की हो रही हैं। लगातार जो भर्तियां हो भी रही हैं, लगातार जो जॉब्स लग भी रही है, जो ज़्यादातर सरकारी होया करती थी एक टाइम पे, आज वो सारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होगी। इसकी वजह से ना तो उनको बढ़िया पेंशन मिलती है, ना उनको बढ़िया वेतन मिलता है, ना ही उनकी जॉब की कोई गारंटी होती है। आज आप कोई जॉब करते हो, कोई भी आदमी कहीं पर भी नौकरी लगता है, वो कम से कम इतनी गारंटी तो मांगता है कि यदि अगर मैं अपना काम सही तरीके से कर रहा हूँ तो कम से कम आप मुझे इतनी गारंटी तो दीजिए कि आप मुझे निकालेंगे नहीं। आज वो गारंटी हमारे प्रदेश के युवा के पास है ही नहीं। आज बाहर से जो हरियाणा के डोमिसाइल नहीं है, वो भी आज हरियाणा के पेपर दे सकते हैं। मेजॉरिटी जो पेपर, खास करके जो IAS लेवल या उससे ऊपर के होते हैं, जो HCS लेवल उसके ऊपर के होते हैं, आज मेजॉरिटी एप्लीकेंट्स जो है हरियाणा डोमिसाइल के नहीं है, क्योंकि हरियाणा में रहने वाले बच्चों के लिए आज सरकार ने और ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। ना ही हरियाणा से रिलेटेड कोई जीके के पेपर होते हैं। इसके अलावा आज हमारे प्रदेश के अंदर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बेरोज़गारी की वजह से ही क्राइम बढ़ रहा है। आपने कितनी बार देखा होगा, आप कहीं चले जाओ, कोई आपको ऐसा शहर नहीं मिलेगा जहाँ पर किसी दुकानदार की दुकान के बाहर लोगों ने शूटिंग करके उससे पैसे ना मांगे हो, वसूली ना मांगी हो। कितने इस प्रदेश के अंदर पिछले 4-6 महीनों में आपने देखा होगा कितने व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, जिनकी या तो हत्या कर दी गई है या उनके ऊपर गोलियां चलाई गई है। आज हमारे किसी भी आप जिले में चले जाओ, कहीं पर भी छोटा दुकानदार सुरक्षित नहीं है, उसको पुलिस की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिलती। आज कहीं पर अगर आपको पुलिस को फ़ोन भी कर दो कि जी हमारे यहाँ दिक्कत हो रखी है, पुलिस को भेजा जाए, 112 पर भी फ़ोन कर दो, 100 नंबर फ़ोन कर दो, तो भी घंटा लग जाता है, पुलिस वाले पहुँचते नहीं हैं। आप मेरे को ये बताओ, ये किस तरह का प्रदेश चला रही है सरकार? आज ना कोई सुरक्षित है, ना कहीं रोज़गार मिल रहा है, ना कहीं बढ़ोतरी है, ना कहीं प्रदेश के अंदर उद्योग आ रहे हैं। फिर प्रदेश के अंदर विकास है, जा कहाँ रहा है? प्रदेश कर्जे में जाए जा रहा है, हो कुछ नहीं रहा। मैं तो आपके माध्यम से जनता को भी ये कहूँगा कि सरकार से इस बात का तो सवाल लो भाई, जहाँ आपने कुछ करा ही नहीं। आप एक चीज़ देखिए, सरकार कहती है कि भी पैसा नहीं है तो सरकारी स्कूल बंद कर दो, पैसा नहीं है तो बिजली प्राइवेटाइज कर दो, पैसा नहीं है बुढ़ापा पेंशन कम कर दो, पैसा नहीं है सब्सिडी हटा दो, पैसा नहीं है यूरिया नहीं बांट पा रहे। हर चीज़ का इनके पास जवाब ये होता है पैसा नहीं है। हर चीज़ के लिए ये कहते हैं कि भी हम इस चीज़ को घटा रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है। और फिर भी हमारा कर्जा बढ़ी जा रहा है, बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा जी। फिर जा कहाँ रहा है पैसा? भाई हमने तो नहीं खर्च करा, वो आपने नहीं खर्च करा, इस प्रदेश की आम जनता ने नहीं करा, फिर किसकी गलती है? ये सरकार की गलती है। ये सरकार लगातार इस प्रदेश का पैसा खाई जा रही है, अपने उद्योगपति दोस्तों को खिलाई जा रही है, अपने फ़ायदे करी जा रही है, और हमारे प्रदेश की आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो खतरे में जाई जा रही है। आपने बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा उठाया, लेकिन नायब सैनी जो आचार संहिता लगने से पहले लगातार ये कह रहे थे हमने हजारों की नौकरियां दे दी, और अब भी जो नौकरियां के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है चुनाव आयोग को कि हमें रिजल्ट घोषित किया जाए, हजारों की नौकरियां पेंडिंग है, अभी हम रिजल्ट निकालते हैं। नायब सैनी जी को कहने में थोड़ा गलत हो गया, उन्होंने हजारों की नौकरियां नहीं दी, उन्होंने लाखों की दी है, लाखों की दी है, यानी बेची है इन्होंने ये नौकरियां। इन्होंने कहीं कोई युवाओं को रोजगार देने का काम नहीं करा, उन्होंने सिर्फ बेचने का काम करा है। आज प्रदेश के अंदर जितनी भी सरकारी नौकरियां लगी, कोई भी सही प्रोसेस के साथ, सही ड्यू डिलीजेंस के साथ नहीं लग रहा। तो जब ड्यू डिलीजेंस के साथ नौकरी नहीं दे रहे तो हम कैसे विश्वास करने कि भी आपने सही करा। और उसके अलावा जो 38% का मैं जो आंकड़ा दे रहा हूँ वो मेरा आंकड़ा नहीं है, ये नेशनल कमीशन का आंकड़ा है जो इन चीज़ों के ऊपर स्टडी करता है। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये किसी प्राइवेट एजेंसी के नहीं है, ये पार्लियामेंट में जवाब में दिए गए सरकारी आंकड़े। यदि आपने कहीं पर रोजगार दिया होता, ये आंकड़े घटते, ये आंकड़े बढ़ रहे हैं।
आज कहीं पर भी प्रदेश के अंदर मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ इन्होंने कहीं पर भी नौकरियां देने का काम नहीं करा। आज पटवारी पक्की पर नहीं है नौकरी पर, आज नेशनल हेल्थ मिशन में इशू चल रहे हैं। आज कोई सरकारी कर्मचारी का वर्ग मेरे को बता दो जो आज ये कह सके भी हमारे पास जॉब सेटिस्फैक्शन है या हमारे पास जॉब गारंटी है। ये ना जॉब गारंटी दे सकती है, ना ये जॉब सेटिस्फैक्शन दे सकती है। ये नई जॉब देना तो बहुत दूर की बात है इनके लिए। HKRN में तो ये कहते हैं कि हमने लाखों के तौर पर भर्तियां दे चुके हैं। बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जो अभी रिसेंटली भी ज्वाइन की है, और लगभग युवा जो पढ़ा लिखा है या जिसके अंदर कौशल है कोई भी, तो हम उनको नौकरियां दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। HKRN के अंदर जी सबसे बड़ी दिक्कत तो है, पहली बात मेजॉरिटी जो नौकरियां हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बात कही कि भाई जॉब गारंटी है ही नहीं। आज आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते भी जो युवक HKRN में लगा कि वो इसको पक्की नौकरी है, उसकी नौकरी लंबी चलेगी। और दूसरी बात भाई लगता रही है, मैं तो आज आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई इनके आंकड़े जो है वो गलत है। या तो मेरे को मुख्यमंत्री साहब सरकारी एजेंसी के द्वारा करी गई रिसर्च के द्वारा, करी गई स्टडी के द्वारा मेरे को आंकड़े दिखा दे, या मेरे को हरियाणा प्रदेश का युवा कहीं चलता फिरता कहता हुआ दिख जाए कि हाँ जी नौकरियां है, बढ़िया है, ठीक है। आज प्रदेश को छोड़ के कितने युवक बाहर जा रहे हैं? हजारों की तादाद में हर साल युवक प्रदेश को छोड़ करके अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके खतरा उठा करके विदेश जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? या रोज़गार के अवसर नहीं मिल रहे तभी जा रहे हैं। कि कोई भी इंसान अपना घर परिवार छोड़ के 6-6 महीने इधर से उधर भटक के कोई जुगाड़ लगा के कहीं भांडे मांझ के कहीं कुछ करके वो क्यों इतने कष्ट उठाएगा कहीं जाने के लिए? इंडियन नेशनल लोकदल के पास क्या विजन है? जो आप ये बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हैं, तो इंडियन नेशनल लोकदल ऐसा क्या विजन लेकर चल रही है जिससे युवा है जो बाहर नहीं जाएंगे? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बाहर जाते हैं वो उनको मजदूरी तक करनी पड़ती है अपना घर परिवार छोड़ के, तो इंडियन नेशनल लोकदल क्या ऐसा कर सकती है कि जिससे वो उनको रोक सके? हमारा विजन जो है वो वही है जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू करा था। उसी विजन को आगे बढ़ा करके उसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने का काम है। जब मैं उस विजन की बात करता हूँ तो अगर आपको एक शब्द में उसका जवाब दूँ तो उसका जवाब होगा उद्योग, उसका जवाब होगा क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो देश की राजधानी को 3 तरफ से घेरता है, ठीक है। एक समय में उद्योग के मामले में हरियाणा प्रदेश उत्तरी भारत में सबसे मजबूत प्रदेश होता था। मारुति की हर इस देश में बिकने वाली गाड़ी हरियाणा से निकलती थी, और उस समय में GST नहीं होता था, ना CGST होता था ना SDGST होता था, और उसकी वजह से प्रदेश के अंदर बहुत सारा टैक्स आता था। GST लगने की वजह से अब वो जो टैक्स है जहाँ पर बिकता है वो उस प्रदेश को जाता है। एक तो हमारे प्रदेश के इंतजाम में बहुत नुकसान हुआ है। दूसरी बात, उद्योग की वजह से प्रदेश आगे बढ़ सकता था क्योंकि हम राजधानी को 3 तरफ से घेरते हैं, सेंट्रली लोकेटेड है। हर बड़े उद्योग या हर बड़े मिनरल रिच रिसोर्स स्टेट के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, ठीक है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज के अंदर मानेसर के अंदर IMT पार्क बना था, उन्हीं के राज के अंदर KMP बनाया गया था, उन्हीं के राज के अंदर स्पेशल जोन निर्धारित किए गए थे जहाँ पर उद्योग को बढ़ाया जाएगा। गुड़गांव को देश का, सिर्फ प्रदेश का नहीं, देश का IT सेंटर उनके राज के अंदर बनाया गया था, वो उनकी विजन थी। जब आप राजधानी के चारों तरफ लगते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं बहुत ज़्यादा है। आपको वो उद्योग अपने इलाकों के अंदर लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको घूमना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। करने वाला कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। आज हरियाणा के अंदर सोलर ऊर्जा की एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं हरियाणा के अंदर जो बिरानी है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं खासकर जो राजस्थान बॉर्डर के साथ लगते हैं जहाँ पर बढ़िया से खेती नहीं की जा सकती। उसी ज़मीन का दूसरा उपयोग करके सोलर ऊर्जा के अंदर हम एक बहुत प्रमुख प्रदेश बन सकते हैं। उसी के साथ साथ वाटर कंजर्वेशन के बहुत बड़े एफर्ट्स लाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो आम खर्चा है चाहे पानी लाने के लिए चाहे प्रोक्योर करने के लिए उसको कम किया जाए। तरीके बहुत सारे हैं, करने वाले की नीयत होनी चाहिए। जब तक आपकी नीयत नहीं है, जब तक आप एक प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल नहीं बिछाओगे तब तक कोई कार्य नहीं हो सकते। मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे प्रदेश का किसान खुशहाल था। उसका कारण ये है कि सबसे ज़्यादा MSP, सबसे ज़्यादा भाव जो है सारे उत्तरी भारत के राज्यों में अगर सबसे ज़्यादा कहीं था तो वो हरियाणा प्रदेश का था। उसकी वजह से हमारा किसान खुशहाल था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में जिलों के अंदर फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का इनिशिएटिव शुरू हुआ, फूड पैकेजिंग प्लांट लगाने का इनिशिएटिव शुरू हुआ,
यहाँ तक कि सिरसा जैसे इलाके के अंदर भी, जो कि एक बहुत ही ड्राई एरिया माना जाता है, यहाँ पर भी आप एक चीज़ देखो, गन्ने के शुगर केन के मील लग चुके थे और लोग, यहाँ का किसान जो है वो गन्ना उगाने का काम कर रहा था। आज हमारे प्रदेश को अगर आप खुशहाल देखना चाहते हो, दो बड़े सरल तरीके हैं, उनको एमएसपी दीजिए और दूसरा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। आज अगर किसान कहीं पर कोई नई सब्जी लगाना चाहता है, एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा, इस सरकार ने पॉली हाउस के लिए बड़ी सब्सिडियां लगाई भाई, जगह जगह लोगों ने पॉली हाउस लगा लिए थे। ठीक है, पॉली हाउस के अंदर क्या उगता है जी? चाइनीज़ खीरे उगते हैं जी। चाहिए आपके चाइनीज़ खीरे हो गए, ये शिमला मिर्च होगी एग्जॉटिक वाली, एक लाल पीली वाली शिमला मिर्च होगी, अलग अलग भाव की तरह की मिर्ची होगी, टमाटर, ये ऐसे एग्जॉटिक वेजिटेबल ज़्यादा उगते हैं इनके अंदर। दिक्कत ये है कि यहाँ पर बैठा किसान उगा तो लेगा, चला भी लेगा, सफल भी रहेगा, लेकिन जब बेचने का समय आता है, ना ही हमारे पास कहीं पर रेफ्रिजरेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकार की तरफ से, ना ही मंडियों में इस तरह का कोई प्रावधान है, ना ही सड़कों का जाल कोई इतना बढ़िया है कि भाई मैं मेरी सब्जी ले जा करके किसी अच्छी मंडी के अंदर बेच दूँ। जहाँ कहीं से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मदद ही नहीं है, तो खेती के अंदर नई चीज़ें, नई उद्योग खेती के अंदर, नया साइंस खेती के अंदर, ये कैसे आएगा? आ ही नहीं पा रहा। आप बड़े आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, सरकार का विजन नहीं है, सरकार को बढ़ावा, अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, खासकर जो आपने ये ड्राई क्षेत्र की बात की है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कैसे करेगी? ये करने के लिए सरकार चाहिए, सरकार के लिए आपको विधायक चाहिए, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक बिटर ट्रूथ है कि कहाँ 22% तक का वोट था और इस लोकसभा के अंदर 1% से भी नीचे का वोट रहा। तो किस तरीके से आप यह करेंगे? इसका मैं आपको ऐतिहासिक तौर पर एक बड़ा सरल सा जवाब बताऊंगा। जब जननायक चौधरी देवीलाल ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, वो अकेले थे और उन्होंने संघर्ष किया और इस प्रदेश के अंदर बदलाव लेकर आए। मैं सिर्फ ये बात नहीं कह रहा कि सरकार बनाई, मैं कह रहा हूँ बदलाव की। या आज आपको भी प्रमाण है, मेरे को भी, आज पूरे प्रदेश को है कि जननायक चौधरी देवीलाल जी की लाई हुई नीतियाँ आज भी इस प्रदेश के अंदर प्रमुख तौर से सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है, क्योंकि कोई ऐसी सरकार उसके बाद नहीं आई जो उन नीतियों के कभी भी खिलाफ जा सके। वो नीतियाँ इतनी जन कल्याण की थी। उसी प्रकार से हम जब इतिहास के अंदर पढ़ते हैं, हम भारत देश के अंदर राजनीतिक क्रांति की बात करते हैं, हम जेपी आंदोलन की बात करते हैं। जेपी जी ने जब आंदोलन शुरू कराया था, वो अकेले थे। जब हम बात करते हैं किसी भी बड़े राजनीतिक संगठन के, हमारे राजनीतिक पार्टनर है बीएसपी, अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने सोशल जस्टिस के अपने आंदोलन शुरू करे थे। उस समय एक विचार था स्वर्गीय काशीराम जी के मन में, सोशल जस्टिस का किस प्रकार से राजनीतिक ताकत के जरिए वो लाया जाए। वो अकेले थे। अकेला होना मायने नहीं रखता, आपके अंदर लड़ने की क्षमता कितनी है ये मायने रखती है। और लड़ाई की क्षमता कोई हो, वो कह ही नहीं सकता कि इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर नहीं है। हमारे एक कार्यकर्ता के अंदर लड़ने की वो क्षमता है। हमारे एक कार्य के अंदर, चाहे 100 कांग्रेस के आ जाए, 100 बीजेपी के आ जाए, हमारे एक कार्यकर्ता उनके ऊपर हावी है। राजनीतिक परिस्थितियां हैं, ये जनता के फैसले हैं। लेकिन मैं आज आपको एक चीज़ ठोक करके कहता हूँ, हरियाणा के अंदर राजनीतिक क्रांति आएगी और हरियाणा के अंदर वो राजनीतिक क्रांति इस 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल लेके आएगी। 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल लेके जाएगी, आप ये बात करें। लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार आमजन के बीच जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जा रहे हैं, कुमारी शैलजा जा रही है, कांग्रेस के सारे बड़े नेता जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस का दोबारा से सरकार बनाने जा रही है और बहुमत में बनाने जा रही है। तो आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कांग्रेस में बैठे, उनके रहते हुए कांग्रेस की कभी सरकार बन ही नहीं सकती। उनके जीवन के अंदर आज के दिन सिर्फ 2 लक्ष्य, भी कैसे दीपेंद्र को मैं आगे कर दूं और कैसे मैं ये जो ईडी की तलवार बीजेपी मेरे ऊपर लटका रही है, कैसे ना कैसे करके बीजेपी को प्लेकेट करके जेल जाने से बचा रहूं। आज सबको पता है प्रदेश के अंदर कि इनके राज के अंदर ये SEZ के बड़े बड़े घोटाले हुए थे। अगर आपको याद होगा, हज़ारों करोड़ की ज़मीनें जो हैं वो एक्वायर हुई थी और बहुत ही सस्ते दाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेची गई थी। SEZ बड़ा बड़ा चला था, SEZ रिलायंस बनाएगा, फलाना बनाएगा। क्या हुआ उनका? कहीं कोई जिक्र है? कहीं कोई बात है? आप मेरे को वो जगह ही बता दो जहाँ पर बननी थी। आप मेरे को बता दो जी ये निर्धारित जगह थी, यहाँ बनना था। आपको पता भी नहीं होगा वो बनने कहाँ थे।
क्योंकि वो SEZ का सारा पैसा ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा खा गए। रॉबर्ट वाड्रा के लिए इन्होंने जमीन की दलाली करने का काम करे, किसानों की जमीन एक्वायर करिए इनको दिलाने के लिए, किसानों से सस्ती एक्वायर करिए और भी सस्ते दामों पर इनको बेचने का काम करा। और ये बात आज कोर्ट के अंदर है, ये मामला आज जज के आगे है, इस पे तहकीकात हो सकती है और इस पे अब सुनवाइयाँ ही बाकी है। ये कभी भी जेल जा सकते हैं क्योंकि इनके करे हुए ऐसे काम, और सिर्फ इस बात के लिए कि जेल ना जाना पड़े आज इन्होंने अंदर खाते बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, जब तक ये बैठे हैं आप एक चीज़ देखो भाई, जब इनका बेटे दीपेंद्र को MP बनाने की बात है तो बना दिया भाई, कांग्रेस में चाहे वो कुलदीप बिश्नोई के भाई मनाना पड़ा चाहे किरण चौधरी को मनाना पड़ा, बना दिया। उसके अलावा 32 तो इनके 5 साल लगातार रहे हैं, उसके अलावा 2 बार इलेक्शन और हुए हैं, बना कोई और कांग्रेस का एक मेरे को बता दो, अगर एक भी बना हो भाई, छोरन बना उसको तो और किसी ने भी तो बना उसको, नहीं बनाया है ना, क्यों नहीं बनाया? आज भी 31 है इनके पास और ऐसे विधायक हैं, ऐसे संगठन है, यहाँ तक कि हमने भी बोला है आप नॉमिनेट तो करो, अगर आप इनेश फोगाट जी को भी भेजना चाहते हो तो नॉमिनेट तो करो, क्योंकि नॉमिनेट करने की पावर इनके हाथ में है। करा इन्होंने, कहीं बोल रहे हम करेंगे, कोई एक्शन लिया इन्होंने? फिर आप मेरे को बस इस बात का गणित समझा दो भाई, विधायक तो उतने ही है जितने पहले थे, जितने अब 32 का है, ठीक है भाई, चाहे एक कुलदीप बिश्नोई चला गया तो कोई एक इंडिपेंडेंट ने सारा भी लगा दिया, 32 ही है जी। तो फिर 3 बार चुनाव हो लिए, सिर्फ एक बार अपने बेटे को कैसे बनाया, बाकी और किसी को क्यों नहीं बनने दिया? लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बीजेपी की बी टीम। साबित कर दो, मैंने तो आपको गणित के माध्यम से बता दिया। इस बात के कहते हैं कि उन्होंने लोकसभा जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें भी साथ दिया। किसका? जो राज्यसभा सांसद बनाए गए थे। कौन बने थे? उनका अंबाला से हैं कार्तिकेय शर्मा। हाँ जी, उनमें वो आपने इंडिपेंडेंट खड़े थे भाई, वो भी इंडिपेंडेंट खड़े थे। हमने बीजेपी को वोट नहीं गिरा, हमने कांग्रेस को भी नहीं गिरा। हमारा कोई दायित्व नहीं है कांग्रेस को वोट गिरने का। सिर्फ इस बात पर कि हमने कांग्रेस को नहीं गिरा, इसका मतलब ये नहीं है हम किसी के साथ है। हमने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को गिरा जिसने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ जिनके हमारे पुराने संबंध रहे हैं। हमने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को गिरा और वही जीता। आप मेरे को एक चीज बताओ, हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को गिरे तो गलत है और तुम अपनी पार्टी का नहीं बना सकते, तुम कह रहे हो तुम सही हो? किस प्रकार से? राज्य ये जो चलो और सारी चीज छोड़ो, ये तो चलो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात होगी। हमने तो इनके कैंडिडेट को भी समर्थन दे रखा है। अगर आपको याद हो, आनंद साहब को राज्यसभा का नॉमिनेशन मिला था, सोनिया गांधी जी ने उनको नॉमिनेट करके भेजा था। ये सच्चाई है कि नहीं है? है ना? बिल्कुल। हमने उनको समर्थन दिया, हमारे सारे के सारे एमएलएज ने उनको वोट गिरा। फिर उनको वोट किसने नहीं गिरा, जरा आप बता दो कौन सी पार्टी थी वो? कौन सी थी? कांग्रेस थी जी। कांग्रेस को उस समय लीडर कौन था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। फिर आप एक चीज बताओ, अपने ही कैंडिडेट को किसने हराया? हमने हराया या इनने हराया? इनने हराया। और उसकी वजह से कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जीता, जरा आप मेरे को ये भी बता दो। बीजेपी। फिर बीजेपी को किसने जितवाया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जितवाया। मैं खुल के, मैंने आज तक, हमने तो ये बोला ही नहीं हमने कार्तिकी की, हम खुल के बोलते हैं हमने करी है भाई, करी। हमारा पुराना साथी रहा है, ठीक है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का वो बहुत रिगार्ड करते हैं, पुराने समय से हमारे रिश्ते हैं उनके साथ, हमने उनकी मदद करी और हम ठोक के कहते हैं इंडिपेंडेंट है। आप अपने क्यों नहीं बना रहे? आप दूसरों पे आरोप लगा रहे हो। अरे आप तो 32 बैठे हो, फिर आपसे अपना एक क्यों नहीं बनाया गया? छोरा आपका बन गया और वही 32 से फिर दूसरा नहीं बनाएगा, इसका जवाब तो दो। देने के लिए इनके पास कोई जवाब नहीं। दीपेंद्र हुड्डा ये पिछले दिनों ये कहते हैं कि जो चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं, इनको पहले बीजेपी ने आगे करने के लिए बोला कि यहाँ पर अभी समय सही नहीं है, वोटिंग परसेंटेज कम होगा। उसके बाद आपके ही प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि यह गलत है, लेकिन उसके बाद अभय सिंह चौटाला का एक लेटर जारी होता है कि चुनाव को आगे किया जाना चाहिए। देखिए जी, अगर आप वो लेटर पूरा पढ़ेंगे, उसके अंदर एक बड़ी बात ये लिखी गई है कि भाई ये फैसला लेने से पहले चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए थी। और इसका एक मैं कारण बता देता हूँ, जांच करना जरूरी क्यों है। ये बात करते हैं कि भाई इस लेटर की हम आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये जो चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर करे हैं, ये संवैधानिक रूप से सही नहीं।
इसका मैं आपको कारण बता दूं। 2019 में हमारा चुनाव हुआ था, कौन सी तारीख को हुआ था आप मेरे को ये बता दो? लेट अक्टूबर में हुआ था। हमारी काउंटिंग कौन से महीने में हुई थी? नवंबर। हमारी नवंबर में हुई थी। एक पूरा महीने पहले आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तैयार बैठे हैं चुनाव के लिए। हमारे साथ और कौन से राज्यों का चुनाव हुआ था? महाराष्ट्र का हुआ है, एक और का हुआ था। झारखंड का हुआ है। अब आप मेरे को ये बताओ, हरियाणा का अब हो रहा है। चुनाव आयोग के ये भी रूल्स होते हैं कि भी कम से कम 3, 4, 6 महीने का गैप देना होता है। आपने संविधान को इग्नोर ही कर दिया। कभी आज तक आपने सुना है कि किसी प्रदेश के चुनाव, जहां 3 प्रदेशों के चुनाव इकट्ठे होने थे, वहां एक प्रदेश के चुनाव तो महीना पहले करा दिए और वहां 2 प्रदेशों के चुनाव 3 महीना आगे करा दिए। आप मेरे को ये बता दो, संविधान आपको या चुनाव आयोग को कहां पर ये ताकत देता है? मेरे को वो दिखा दो भाई। इस बात पे आज हम अगर आवाज उठाते हैं, हम गलत क्यों? अरे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तुम तो सारा चुनाव नहीं लड़े थे। संविधान 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 किताब लेकर हर जगह घूमे हो कि नहीं घूमे? फिर इन लोगों ने उसका आज आदर मान क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण मानते हैं? बीजेपी खुद चाहती है ये चुनाव पहले? देखिए जी, क्या कारण बीजेपी हो सकता है? किस कारण से कराती है ये मेरे को आज नहीं पता। तो ये आपको भी पता है और ये देश की जनता भी जानती है कि ऐसी पार्टी है जो आरएसएस के इशारों पर चलती है। ये इन्होंने हमेशा से प्रदेश के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को आगे बढ़ाने का काम करा। इन्होंने कभी जनता के हितों को आगे बढ़ाने का काम ही नहीं करा। इन्होंने हरियाणा प्रदेश की बात हो या भारत देश की बात हो, इन्होंने हमेशा आम लोगों के अंदर लड़ाई का एक माहौल, एक वायलेंस का माहौल फैलाने का काम करा है, लोगों को पीछे करने का काम करा है। इस कारण से ये आज कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। आप इससे बड़ा उदाहरण क्या लोगे? हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक कभी दंगे नहीं हुए थे, जब हुए बीजेपी के राज में। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज से 10 साल पहले कभी हम सुना करते थे इंटरनेट बंद हुआ है? अब हर महीने कोई ना कोई एक ऐसा जिला नहीं होता जहाँ इंटरनेट बंद हो जाता है। सिरसा के अंदर डेरा जगमालवाड़ी में वकील साहब की उनका वो सुधार गए थे। बीजेपी ने इस बात पर इंटरनेट बंद कर दिया। आप मेरे को एक कारण तो बता दो क्यों भाई इंटरनेट बंद करना, लोगों का संपर्क आपस में ना करने देना, भाई क्यों करते हो ये बार बार? इनके मन में डर है कि भाई कोई तुम्हारे खिलाफ ना बोल दे, कोई तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर दे। मुख्यमंत्री साहब जगह जगह जा करके इन्होंने इतनी अनाउंसमेंटें करी, इतनी बातें कही है, ठीक है, इनसे पूरी तो होनी नहीं कोई चीज़, फिर कर दिया इन्होंने चुनाव पहले। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो पिछला टर्म मान देखते हैं, पिछले 5 साल का, 4.5 साल जननायक जनता पार्टी भी लगातार उनका सपोर्ट करती रही है। उस दौरान तो बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी पिछले दिनों आपके ही भाई हैं जेजेपी पार्टी से दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हैं, वो आरोप लगाते हैं कि इनके साथ हमें रहने से, बीजेपी के साथ रहने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप पारिवारिक भी रहे हैं, परिवार में साथ बड़े हुए हैं, क्या मानते हैं? राजनीतिक विश्लेषण से आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो जब आपने बोला 4.5 साल बीजेपी अच्छी लगी, वो हमें तो लगी नहीं। और दुष्यंत चौटाला जो बात कह रहे थे, उन्हीं का ही बयान आपको बता रहा हूँ कि वो कहते थे भाई हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा है, हमने एक दूसरे की पूरी सपोर्ट की है, लेकिन अभी कुछ महीनों से लगातार वो कह रहे हैं कि उनके साथ रहने से हमें राजनीतिक नुकसान हुआ है। चलो, मैं इसी की एक बात पर बताता हूँ। मैं आपके माध्यम से दुष्यंत को कहना चाहूँगा कि अपना जो सर है हवा से बाहर काटो, दूसरों को नॉन सीरियस कहते हो, खुद थोड़े सीरियस हो जाओ और जो चीज़ हो रही है उसको समझ लो। और तुमने समझा नहीं, इस करके आज तुम्हारे साथ ये बीत रही है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, चुनाव क्या करके लड़े? बीजेपी के खिलाफ, जमुना पार कस्में खाई, जमुना पार, ठीक है, फिर भी बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी के मंत्री रोज आके चलते फिरते तुम्हें कह जाते थे जब मन करे चले जाओ, तुम नहीं गए। प्रदेश के लोगों ने बोला भाई बीजेपी को छोड़ दो, तुम नहीं गए। किसान आंदोलन आया, सारे देश के किसान ने बोला भाई बीजेपी को छोड़ दो, तुम नहीं गए, ठीक है। प्रदेश के लोगों ने तुमसे इस्तीफा मांगा, तुमने नहीं दिया। विधानसभा के अंदर आपका क्या कहते हैं वो आया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, तुमने बीजेपी का समर्थन करा, ठीक है। लोग तुम्हें 5 साल से लगातार गालियां बकी जा रहे, तुम्हें वो सुनाई नहीं दी, ठीक है। फिर आप क्यों रो रहे हो कि भाई हमारे साथ माड़ी कर दी? जब तुम्हें दिखता ही नहीं है कुछ, तो फिर तुम किस बात की उम्मीद करोगे? ये कुछ नहीं है, ये इसके दुष्यंत के और इन लोगों के बहाने हैं। ये गए थे लालच में
कि 4 पैसे कमा लेंगे। आज इनकी खिलाफत इसलिए है क्योंकि इन्होंने लोगों को धोखा दिया। आज इनकी खिलाफत इसलिए है, आप कहीं चले जाओ, किसी ठेकेदार से पूछ लेना, कहीं पर किसी आदमी से पूछ लेना, कहीं पर भी PWD के काम हुए हैं, इनके डिपार्टमेंट के कोई भी काम हुए, एक कमीशन का फिक्स रेट होता था। भाई अगर तो जानकार ले आओगे 8% है, नहीं तो 10%। तो ये जो 10% वाले लोग हैं, ये 10 तो विधायक थे, 10% इनका कमीशन था, सारे के सारे 10 नंबरी थे। इसी करके आज लोग इनको पूरी तरह से नकार चुके हैं। अब भले ये कोई चीज़ कहे, कोई बहाना मारे, इनके साथ कोई जुड़ेगा नहीं। अभी जो 10 विधायक थे उसमें से केवल 3 विधायक रह चुके हैं, 7 चले गए हैं। ये 3 अभय सिंह चौटाला पहले भी कहते थे कि ये सिर्फ घर के लोग रह जाएंगे। मेरा तो ये मानना है जी, जब तक ये चुनाव खत्म हो, पार्टी में सिर्फ घर के रह जाएंगे और विधानसभा में वो भी नहीं रहेंगे। ठीक है सर, अब आपकी बात करते हैं। रानिया विधानसभा के अंदर लगातार आप बहुत एक्टिव हैं पिछले 1-2 महीनों से। हालांकि पहले भी आते जाते रहे थे, लेकिन अभी हर रोज का है आपका। और अभय सिंह चौटाला ने कहा भी है कि रानिया से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अर्जुन चौटाला कैसे चुनाव लड़ेंगे? पहले यहाँ आपके दादा चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, क्या उन्होंने पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो आपको सही नहीं लगा आपकी जनता के लिए, जो आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, उनका कार्यकाल जो जैसा भी रहा उसका हमारे फैसले से कोई लेना देना नहीं है। वो अलग राजनीतिक संगठन कैसे, हम अलग राजनीतिक संगठन कैसे। और जैसे कि मैंने कहा, विचारधारा की पार्टी, हमारा प्रमुख काम जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को इस प्रदेश के अंदर उसको आगे बढ़ावा देना क्या है, जनता की एक विकास पुरुष सरकार बनाने का है। और आवश्यक बात है कि आज लोग खफा हैं उनसे, भाई नहीं हुए लोगों के काम। रानिया में कोई ना उद्योग आया, ना कोई क्राइम एंड ऑर्डर के अंदर कोई लोगों को मदद मिली, ना कोई सोलर ऊर्जा का कोई उद्योग आया, ना कोई नशे के ऊपर ना कोई समाधान आया। तो कहीं से भी लोगों के काम नहीं हुए। और उसके अलावा परिवार से एक हो, इन बातों का कोई महत्व नहीं रखता। जहाँ आपकी लड़ाई विचारधारा की है, वहाँ पर लड़ाई लड़नी होती है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। और पहले भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, जननायक चौधरी देवीलाल जी का, चौधरी अभय सिंह जी का, हमारा पुराना परिवार का पुराना नाता रहा है। जनता की शुरू से मांग रही, इस चुनाव में भी, पिछले चुनाव में भी, कि जी परिवार का कोई सदस्य होना चाहिए। उसी चीज़ को मानते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिम्मेवारी मेरे को दी। अंतिम सवाल आपका सर, आप पर सभी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हैं कि जहां पर भी चुनाव होता है आपके परिवार का सदस्य लड़ता है। चाहे लोकसभा के चुनाव की बात करें तो 2 जगह चुनाव लड़ा, दोनों जगह आपके परिवार के सदस्य थे। जो अभी रानिया से आप लड़ रहे हैं, एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला वहां से खुद विधायक हैं, अभी वो भी पूरी तैयारी में है। जाहिर सी बात है चुनाव भी लड़ेंगे अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन परिवारवाद का जो आप पर एक आरोप लगता है कि बढ़ावा देते हैं, आप परिवार से अलग हटकर नहीं सोच पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जिन लोगों की खुद कुछ करने की नहीं होती ना बस की, वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई ये गलत है। अगर आप में क्षमता है, आप में ताकत है, तो आप दूसरों पे उंगलियां नहीं उठाओगे, आप खुद वो कार्य करोगे। मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जननायक चौधरी देवीलाल जी ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू करा और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ। उस कारण से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने के ऊपर जिम्मेवारियां भी आई और उनको भी एक मौका मिला। अब आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, जननायक चौधरी देवीलाल जी की राजनीति हमेशा अलग रही है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की राजनीति हमेशा अलग रही है। कोई इंसान मेरे को आके ये बता दे कि भी सिर्फ इस बात की वजह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने इस प्रदेश के 5 साल क्योंकि जननायक चौधरी देवीलाल जी के बेटे, कोई नहीं कह सकता। चौटाला साहब ने संगठन को खड़ा करा है, मेहनत करी है, संघर्ष करा है और अपने आप को साबित करा है। चौधरी अभय सिंह जी ने एक अपनी पहचान बनाई। चौधरी अभय सिंह जी ने इस प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्समैन के लिए काम करने का काम करा, एक अपनी पहचान बनाई। आज मेरे को ये बताओ, भारत के अंदर बॉक्सिंग के कितने मेडल्स आए हैं ओलंपिक्स में? आप गिना सकते हो? नहीं गिना सकते। चौधरी अभय सिंह जी जब बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, तब पूरे देश में अगर मेडल ही कहीं से आते थे तो वो बॉक्सिंग के ज़रिए आते थे। चौधरी अभय सिंह जी ने एक अपनी पहचान बनाई है। चौधरी अभय सिंह जी ने त्याग दिया है, त्याग दे करके किसानों के अंदर एक अपनी पहचान बनाई है।
अपनी सच्ची कही हुई बात की वजह से उन्होंने एक पहचान बनाई। ये जितने लोग कहते हैं परिवारवाद की बात करते हैं, ये बीजेपी बात करती है, तो बीजेपी साफ साफ मेरे को ये बता दो कि भाई मुख्यमंत्री साहब की वाइफ को आपने क्यों जिला परिषद की टिकट दी, या फिर मुख्यमंत्री साहब की वाइफ क्यों जगह जगह जा करके लोगों के काम करने की बात कर रही है। तो उनका क्या है सरकार से लेना देना? क्या वो किसी पद पर है? क्या वो किसी राजनीतिक पद पर है? क्या वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर हैं जो जाके वो फैसला करेंगी कि भाई यहाँ पर क्या क्या काम हो? क्यों आपने उनके परिवार को आगे बढ़ा रखा है? क्यों आप ही की पार्टी में जब ब्रजभूषण शरण को टिकट नहीं देनी थी उनके बेटे को दे दी? क्यों कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री बने तो अगले दिन ही जब उनके सीट अनाउंस हुई थी रोहतक की एमपी की, क्यों उनके बेटे को देगी? क्यों पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं दी? ये सारी बातें जो कहने वाले होते हैं ये लोग बहाने ढूंढते हैं क्योंकि उनके अंदर क्षमता नहीं है। आज अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि जी एक परिवार का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मेरे को ये मौका मिला, लेकिन जनता ये मौका एक ही बार देती है, बार बार नहीं देती। परिवार का होने का मतलब ये नहीं है कि लोग आपके पीछे कोई पागल हुए फिरेंगे। ये कोई राजघराने नहीं है जो पुराने राज्य होते थे, हाँ जी ये अगला राजा है इसके भी साथ लो, कोई नहीं लगता जी किसी के साथ। आज हर आदमी को अपने वोट की ताकत का पता है, हर आदमी को पता है कि भाई मैंने मेरे विधायक से, मैंने मेरे एमपी से कैसे काम कराना है। जो काम करेगा वो रहेगा और जो नहीं करेगा तो भाई साहब बहुत परिवार आए हैं और बहुत परिवार गए हैं। टिका वही है जिसकी खुद की क्षमता हो, उसके अलावा कितना ही बड़ा परिवार हो कोई परिवार नहीं टिका। 2024 का रिजल्ट कैसे देखते हैं आप अंतिम? 2024 के अंदर मैं आपको पूर्ण रूप से एक चीज़ कहूँगा कि आज 54 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल की, बीजेपी की और कांग्रेस की तिकोणिया मुकाबला है, और जहाँ जहाँ तिकोणिया मुकाबला रहा है हम हमेशा वो जीत करके निकले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत बहुत ये थे हमारे साथ अर्जुन चौटाला, जिन्होंने खुलकर बोला है कि किस तरीके से बीजेपी ने पिछले दिनों में काम किया है और कांग्रेस पर भी कड़ा प्रहार किया है, और ये भी बताया कि आने वाले समय में 2024 का जो रिजल्ट होगा वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के फेवर में होगा।